और इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वो आज हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है दोस्तों। मैं तो बहुत उत्सुक हूँ, और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। और एक डिसमेलर मुझे पढ़ना पड़ता है। संतोष जी, डिसमेलर दिखाइए। संतोष, डिसमेलर डिस्क्लेमर, दिखाइए। डिस्क्लेमर। हाँ, डिस्क्लेमर। हाँ, दिस लाइव वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम is entirely for the purpose of easy understanding for insurance advisors and field forces. The titles, content, and production is for the understanding purpose. The figures projecting mention are under the current screen and can change, and it is not guaranteed for any product. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। क्योंकि डिसमेलर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब पे जब हम इसको ये पूरा 1000 होने के बाद यूट्यूब में जब लॉन्च करते हैं तो डिसमेलर डिस्क्लेमर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, और हमारे बीच में हमारे जो आज के स्पीकर है गजेंद्र सिंह खेर, उनको मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ। तो एक मिनट सर, एक नेक्स्ट स्पीकर के बारे में बताइए प्लीज। नेक्स्ट स्पीकर है हमारे सतीश जवर, जो टीओटी है परभनी के, और एक कॉर्पोरेट क्लब, लगातार कॉर्पोरेट क्लब भी है। और परभनी जैसे सिटी में वो टीओटी करना बहुत बड़ी बात है, और उनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, और बहुत ग्राउंड द अर्थ पर्सन है। और नेक्स्ट थर्सडे को सेम 7:30 हम वो हमारे बीच में स्पीकर करके रहेंगे, और वो सेशन भी बहुत बढ़िया रहेगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गजेंद्र सर वेलकम। आवाज आ रही है मेरे आपको? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपको स्क्रीन पे देख के। आप थोड़ा अनम्यूट कीजिए प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर मैं मिशन 508 टीम की तरफ से, आदरणीय गुरुजी सीतारमन सर की तरफ से आपको ये प्लेटफॉर्म पे वेलकम करना चाहता हूँ। और आज के सेशन के बारे में बहुत, ये सेशन जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आपका जो तजुर्बा है 51 MDRTs, ये बहुत जबरदस्त है। अगर आप वो शेयर करेंगे हम लोगों को कि कैसा आपने 51 किया है, हम लोग तड़प रहे एक एक करने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका थोड़ा सा जो लाइफस्टाइल है, आपका काम का प्रोसेस है, आपका जो एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा आप अगर बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके बारे में हम काफी लोग सुने हैं कि आप बहुत ही छोटे गांव से, बहुत ही मेहनत से, बहुत हार्डवर्क से आप ये मुकाम तक, ऑल इंडिया में आपका नाम नंबर 1 पे लिया जाता है सबसे ज्यादा एमडीआरटी क्रिएटर बोल के। तो आपके टीम में लगभग मेरे सबसे 20 एमडीआरटी है। एम आई राइट सर? 16 MDRT है, 16 COT 1 डबल MDRT। ओके सर, ग्रेट ग्रेट सर। तो मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि आप प्लीज थोड़ा सा आपके बारे में और हम लोगों को कैसा 28 डेज में एमडीआरटी करने है उसके बारे में थोड़ा प्लीज गाइड कीजिए। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच संतोष जी। थैंक यू विजय सिंधे जी, असार जी, और आज इसके फाउंडर जो आज उपस्थित नहीं है सीतारामन जी, आप सबका मैं आभारी हूं कि आप लोगों ने मेरे विचार आप लोगों के समक्ष रजू करने का मेरे को ये मौका दिया। मैं आप सब लोगों का आभारी हूं, और मैं दिल से बता रहा हूं कि मैं आप लोगों के मिशन से मैं बहुत प्रभावी हूं, क्योंकि ये मिशन जो है, मिशन 508 MDRT, ये मिशन ही इतना पावरफुल मिशन है कि ये मिशन से भाइयों के जेब में पैसा आता है, उसकी जेब भरती है, और उसके परिवार के सपने पूरे होते हैं। ये बहुत पावरफुल मिशन है। मैं ये मिशन से बहुत प्रभावी हूं। मैं 2-4 सेशन भी आपके अटेंड कर चुका हूं, बहुत अच्छा। मैं मानता हूं कि अगर एक एजेंट को कोई चीज मोटिवेट ऑडियो प्रॉब्लम, एजेंट का पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है ना, वो बहुत काम आता है। इनमें कई सारी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो हमें सबसे ज्यादा फायदा होता है वो हमारे एजेंट के एक्सपीरियंस होते हैं। वो मेरी लाइफ में मैंने देखा है। मैं कई सारे बड़े बड़े एजेंटों को, मैं जब से मैं एजेंसी का शुरुआत किया तब से मैं सुनता आया हूं। पंजाब सिंह जी है, ऐसे बड़े बड़े सब एजेंटों को मैं सुनता था। तो उनका जो भरत सिंह अपने भरत पारेख है, तो वो लोगों का स्टोरी जब सुनता था ना तो बहुत अच्छा लगता था, ट्रेनर से भी ज्यादा।
तो ये आप लोगों का बहुत अच्छा प्रयास है। मैं ट्रेनर नहीं हूं, मैं तो एक अचीवर हूं। मैं जो काम करता हूं वो सब मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं काम करता हूं। सबसे पहले मैं मेरी लाइफ स्टोरी कहूंगा, और मैं जो लाइफ स्टोरी कहूंगा तो मैं मानता हूं कि मेरी लाइफ स्टोरी सुनने के बाद यहां जो सुन रहे लोग हैं सब कहेंगे कि नहीं, गजेंद्र खैर एमडीआरटी सीओडी टीओटी कर सकता है, तो हम सब भी कर सकते हैं। बराबर। तो मैं थोड़ा मेरा लाइफ स्टोरी के बारे में कहूंगा आपको, और मेरे को गौरव होता है मेरी लाइफ स्टोरी का बात करते हुए भी। 1996 में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ। तो ऐसा था कि चलो ग्रेजुएशन पूरा होगा, अच्छा सा नौकरी मिल जाएगा। नौकरी मिला नहीं, और अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी ऐसा सोच के हमारा शादी भी हो गया। और हुआ क्या कि शादी होने के बाद फिर जॉब नहीं मिला। बहुत मेहनत करने के बाद भी जॉब नहीं मिला। तो एक मेरा संबंधी था, उन्होंने बताया कि ये नजदीक में शुगर फैक्ट्री है, गन्ने का फैक्ट्री है, वहां पे अप्रेंटिस लिए जा रहे हैं बॉयलर अटेंडेंट ट्रेड में। तो ये जैसे हमारा अप्रेंटिसशिप पूरा होगा तुरंत ही बॉयलर अटेंडेंट का जॉब मिल जाता है, और उसमें 3,000 से तनख्वाह शुरू होता है और नौकरी मिल ही जाता है। और दूसरा एक चीज बताया कि वहां पे 260 रुपया 260 रुपीज स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो ये चीज मेरे को असर कर गया कि भाई अभी तो कुछ आमदनी है ही नहीं, तो चलो 260 रुपया स्टाइपेंड तो मिलेगा हमें, तो कुछ हमारा आमदनी भी होगा, और 3 साल के बाद हमें जॉब भी मिल जाएगी। मेरे गांव से 6 किलोमीटर था गन्ने का फैक्ट्री। मैंने शुरू किया। मेरे पास साइकिल था और मेरे पास एक पुराना बजाज एमएटी था 80 सीसी का, लेकिन उसका टायर चेंज करने का भी पैसा नहीं था, साइकिल का भी टायर चेंज करने का पैसा नहीं था। तो मैं 12 दिन 6 किलोमीटर जाता, 6 किलोमीटर आता। सुबह में जाता, पूरा दिन उधर अप्रेंटिसशिप करता, शाम को 1-1.5 घंटा पैदल चल के आता। ऐसे मैंने 12-14 दिन अप्रेंटिसशिप किया। उसका कुछ स्टाइपेंड आया, तो उससे मैंने मेरी बजाज एमएटी और साइकिल के टायर चेंज किए। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार साला 3 साल भी पूरा हो गया, और अगर मेरे को बाद में भी जॉब नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा। तो मैं उससे पहले पीएलएस का काम करता था जब मैं कॉलेज में था। तब मेरे को ये एजेंसी और कमीशन लाइन का मेरे को थोड़ा पता था। तो मैंने सोचा कि मैं एलआईसी का एजेंसी लेता हूं। मैं गया ब्रांच में, मेरा एक यार था, वो मेरे को ले गया ब्रांच के नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलाया। तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरा ये ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मेरा शादी हो गया है, मेरे पास कुछ आमदनी नहीं है, पैसे का भी बहुत जरूरत है, तो मैं एजेंसी करना चाहता हूं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि तू एजेंसी नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो तू बोलता है कि तेरे को पैसा का बहुत जरूरत है, यहाँ पे तो तेरे को पैसा डालना पड़ेगा 2-4 साल, तब जाके तू एजेंसी कर पाएगा, वरना तू एजेंसी नहीं कर पाएगा। मैंने बताया कि साहब मैं ऐसे पीएलएस में काम करता था, इतना इतना बड़ा काम करता था, तो ये आप चिंता मत करो, मेरे को आप एजेंसी दे दो। तो उन्होंने बताया कि वो काउंटर पे जा और 15 रुपया भर दे। तो खुशकिस्मत था कि उस दिन मेरा 15 रुपया भी मेरी जेब में था, वरना ऐसा भी दिन था कि 15 रुपया भी नहीं रहते थे जेब में। तो मैंने 15 रुपया भर दिया। फिर उन्होंने बताया कि जब 2-4 बीमा लेके आ। मेरे को प्रोडक्ट भी नहीं समझाया, मेरे को रैकनर भी नहीं दिया, मेरे को प्रपोजल फॉर्म भी नहीं दिया, लेकिन जो बंदा मेरे को उसके पास ले गया था उसके पास सब था, उसको पता था कि इसके पास है। उन्होंने मेरे को प्रीमियम कैलकुलेशन सिखाया, 2-4 ब्रोशर दिया, सब दिया, प्रपोजल फॉर्म भी दिया। तो मैंने शुरुआत किया। 15 जून को मैंने एजेंसी लिया। फिर मैं 28-30 तारीख को मैं गया, मैंने 2-3 प्रपोजल दिए। तो बोले तूने क्या किया? 15 दिन में कुछ नहीं किया, सिर्फ 3 ही बीमा ले आया। मैं बोला साहब चिंता मत करो, होगा, ये आप ये प्रपोजल कंप्लीट करवाओ। तो मैंने 2-3 प्रपोजल दिए। फिर पूरा जुलाई महीना पूरा होने वाला था, तो जुलाई महीने के एंड में आए वो, मैं जहां गन्ने का फैक्ट्री में मैं जहां अप्रेंटिसशिप करता था वहां आए, और टाइम ऑफिस से कॉल किया कि यार तेरे को साहब आए हैं और तेरे को टाइम ऑफिस में बुलाया है। मैं टाइम ऑफिस में गया तो बोले यार पूरा महीना हो गया, जुलाई महीना, तूने एक भी बीमा नहीं रखा, ऐसा वैसा मेरे को थोड़ा डांटे। तो मैंने बताया कि देखो मैंने ये 12-13 फॉर्म भरे हुए हैं, ये अभी सैलरी होगा, सबका पैसा आ जाएगा,
मैं आपको ये सब मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो बोले ऐसा थोड़ा होता है, पहले 2 महीने का तो एजेंट को डालना पड़ता है। मैं बोला साहब मेरा तो 260 और 260 रुपीज स्टाइपेंड है, और ये मैं पैसा डालने के लिए जाऊंगा तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं कहां से डालूंगा। तो बोले तो एक काम कर, मेरे को ये प्रपोजल फॉर्म दे दे, मैं भर देता हूं, ये लोगों का तनख्वाह मिलने के बाद तू मेरे को पैसा दे देना, बराबर है, और रसीद दे देने का सबको। तो मैं बोला ले जाओ साहब, मैंने दे दिया। तो उन्होंने पैसा भर दिया, रसीद मेरे को दे दिया, मैंने क्लाइंट को रसीद दे दिया, पैसा ले लिया, उनको दे दिया। ऐसा करते करते मैं काम करने लगा, मजा भी आता था, थोड़ी दिक्कतें भी रहती थी, लेकिन कुछ आमदनी नहीं थी, और आमदनी शुरू हुई तो मजा आया। और जब मैं पीएलएस में काम करता था, मेहनत में इतना करता था, तो वहां पे जो रिजल्ट मिलता था, इससे मेरे को यहाँ पे रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलता था। और वो जब मैं पीएलएस में काम करता था, रात को नींद नहीं आता था। अपना यार संबंधी उनका मैं पैसा लेता था, वो सब लोग बोलते थे यार ये पैसा तो मेरा जाएगा नहीं, डूबेगा नहीं ना, तो रात भर नींद नहीं आता था कि यार सबका पैसा चला गया तो क्या। तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी थी, तो मुझे बहुत मजा आ रहा था काम करने में, और मैं कंसिस्टेंट काम करते गया करते गया करते गया। 3 साल में तो मैंने चेयरमैन क्लब मेंबरशिप तक मैं पहुंच गया। चेयरमैन क्लब मेंबरशिप का मैं कोटा करता था। पहले साल मेरा थोड़ा लाइव्स हुआ था, लेकिन सम एश्योर्ड नहीं हो पाया था उस टाइम पे 96 में, क्योंकि बड़ा पॉलिसी नहीं मिलता था, 25-25 हजार का पॉलिसी करके काम करना था। तो उस टाइम पे मेरा सम एश्योर्ड नहीं हो पाया। तो पहले साल में झेडम क्लब किया था, बाद में मैं ये कंटिन्यू कर रहा था, तो मेरा लाइव ज्यादा हो रहा था। तो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर साहब बोले कि यार वाइफ का भी तो एजेंसी कर ले 99 में, क्योंकि तेरा लाइव ज्यादा हो रहा है, तो दोनों चेयरमैन क्लब मेंबर बन जाएंगे, दोनों का ऑफिस अलाउंस भी मिलेगा, दोनों साथ में घूम पाएंगे, ऐसा वैसा। तो मैंने 99 में उनका भी एजेंसी ले लिया, उनका भी बिजनेस करने लगा। 96 में मैं शुगर फैक्ट्री में जुड़ा था, 99 में मेरा अप्रेंटिसशिप पूरा हुआ। तो जैसे अप्रेंटिसशिप पूरा होता था, वहां से निकाल देते थे कि भाई आपका अप्रेंटिसशिप पूरा हुआ, अब आपको जहां जाना हो जा सकते हो। तो वो शुगर फैक्ट्री के चेयरमैन साहब ने मेरे को बुलाया कि तू हमारे काम का आदमी है, तू बहुत काम करता है हमारा सबका, तो हम सबको यहाँ नौकरी पे नहीं रखते, जैसे पूरा होता है हम निकाल देते हैं, लेकिन हम आपको सैलरी पे यहाँ पे रख रहे हैं, तू हमारे काम का आदमी है। तो मैंने हाथ जोड़ा कि साहब आपने मेरे को नौकरी के लायक समझा, मैं आपका आभारी हूं। मेरे को तो नौकरी मिली ही नहीं थी, मेरे को तो आप लोगों ने दिया तो मैं यहां तक पहुंचा हूं, लेकिन मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूं। तो बोले यार हम किसी को नौकरी पे नहीं रखते, तेरे को नौकरी दे रहे, तू बोलता है नौकरी नहीं करना है, तू मूर्ख है साला, मेरे को ऐसा बोले। मैं बोला साहब आप जो भी समझो, लेकिन मैं और काम कर रहा हूं, मैं वहां पे आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूं। तो मैं 3000 सैलरी के लिए मैं अप्रेंटिस कर रहा था। ये 3 साल जो काम किया ना, तो उससे मेरे को हर महीने 10,000 12,000 रुपया कमीशन आता था। और मैंने सोचा कि यार साला 3 साल में काम किया, ये 3 साल का रिन्यूअल मेरे को हर महीने 3,000 रुपया आ रहा है, और ये मेरे को 15-20 साल तक मिलेगा। तो मैं 3,000 रुपया नौकरी के लिए काम करता था, अप्रेंटिसशिप कर रहा है, तो 3,000 रुपया मेरे को 20 साल तक मिलेगा, और अभी मेरे को 10-12 हजार रुपया मिल रहा है। तो अगर उनकी नजरों में मैं मूर्ख था, लेकिन मैं नौकरी करता तो मैं खुद मान लेता कि सही में मैं मूर्ख था। मैंने छोड़ दिया कि मेरे को अभी नौकरी नहीं करना है, फुल टाइम में LIC करूंगा। काम करता गया, 2000 साल में मैं चेयरमैन क्लब मेंबरशिप मेरे को मिल गई। तो मैं बजाज MIDC में काम करता था, साइकिल पे काम करता था। तो चेयरमैन क्लब मेंबर बन गया, तो मेरे को LIC ने जैन गाड़ी दिया। तो उस टाइम पे तो उसका बहुत मायने रखता था, क्योंकि जो शुगर फैक्ट्री में मैं काम करता था, उनके चेयरमैन के पास जैन गाड़ी था, बाकी किसी के पास छोटा छोटा गाड़ियां था और व्हीकल ही था उस टाइम पे। तो हमारा इंप्रेशन भी बढ़ने लगा, काम करने में मजा आता गया, मैं भी अपना काम करता गया, वाइफ का भी एजेंसी में काम चल रहा। 2 साल के बाद वाइफ भी चेयरमैन क्लब मेंबर बन गई। तो फिर मैंने 3-4 साल हुआ था मेरी गाड़ी का, मैंने उनके नाम पे भी मैंने होंडा सिटी गाड़ी ले लिया। रफ्तार ऐसे ही कंटिन्यू काम करता गया, आगे बढ़ता रहा। मैं हर साल में 200-300 बीमा करता रहा। 2004 में फर्स्ट टाइम हमारा जो डिवीजन है, वहां पर हमारी अंकलेश्वर में 2 ब्रांचें हैं,
हमारे भरूच डिस्ट्रिक्ट में 4-5 ब्रांचें हैं, लेकिन कोई ब्रांच ऐसी नहीं थी कि वहां पे कोई एमडीआरटी एजेंट हो। 2004 में मैं पहला एमडीआरटी बना, 2004 में। तो काम करने का मजा आता गया, लेकिन 2004 में मैं एमडीआरटी बना, बहुत आनंद हुआ। लेकिन मैंने नक्की किया कि ये मेरा मंजिल नहीं है, ये मेरा एक पड़ाव है, मेरे को आगे बढ़ना है। कई बार क्या होता है कि एजेंट को थोड़ा मिल जाता है, थोड़ा अच्छा कामयाबी मिल जाता है, उसको लगता है कि मैंने जिंदगी में बहुत हासिल कर लिया, तो फिर वहां से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं छोटे गांव से ही आया था, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे को बहुत आगे तक जाना है, मेरे को अभी डबल एमडीआरटी करना है, फिर सीओटी करना है, आगे बढ़ना है, मेरे को टीओटी करना है, और मेरे को कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप भी हासिल करना है। कंटिन्यू एमडीआरटी करते गया, धीरे धीरे मैं डबल एमडीआरटी करने लगा, फिर सीओटी करने लगा। मैं टीओटी करने के लिए मैं इतना मेहनत करता था, इतना मेहनत करता था, लेकिन सीओटी और टीओटी का फासला डबल है। एमडीआरटी से डबल एमडीआरटी करना इजी है, लेकिन सीओटी से टीओटी का जो माजरा है थोड़ा बड़ा है। मैं लास्ट तक मेहनत करता था। एक बार तो मैंने 15-20 दिसंबर को मैंने मीटिंग किया, क्लाइंट मीटिंग किया। इतना मेहनत किया कि कुछ कमीशन चाहिए था 43-44 लाख रुपीस, और मैं 40 लाख पे रुक गया, 3 लाख रुपया कम पड़ा। ऐसा 2-3 साल हो गया, लेकिन मैं मेहनत करते रहा। भगवान भी सुनता है। 2013 में दो क्लोजर दिए, सब प्रोडक्ट हमारी बंद हो रही थी। तो मैंने इतना मेहनत किया। 2013 में मैंने 860 लाइव्स किया, 860 लाइव्स किया मैंने, और मैं 25 दिसंबर को ही मैं टीओटी कर गया। तो टीओटी किया, मैं भी रो लिया उस दिन, क्योंकि मैंने बहुत, मेरे दिल में बहुत था कि मेरे को टीओटी करना है, टीओटी करना है, बहुत मेहनत करता था। मेरा टीओटी हो गया। टीओटी करने के बाद भी सोचा कि मेरे को आगे बढ़ते रहना है, मैं मेहनत करते जाऊंगा। मैं लास्ट 10 ईयर से मैं कॉर्पोरेट क्लब मेंबर भी हूं, 11 ईयर चल रहा है अभी। मैं उसमें ये सब छोटी मोटी उपलब्धियां मिलती गई। वाइफ भी चेयरमैन क्लब मेंबर बन गई थी, उनके नाम पे भी मैं एमडीआरटी डबल एमडीआरटी करता रहता था, मेरे नाम पे भी मैं करता रहता था। अभी तक मैंने 51 एमडीआरटी कर लिए हैं। अभी तक मैं 51 एमडीआरटी में अभी तक कर चुका हूं, और चलता रहता है। 2014 में गुजरात में एक ही टीओटी एजेंट था, और वो मैं गजेंद्र ख्याल था। 2014 में भी मैंने टीओटी किया, क्योंकि मैं 2013 में बहुत ज्यादा बिजनेस किया था, उसका एफआईआर भी बहुत मिला था। ऐसी मान्यताएं थी। जब मैं ये इंडस्ट्री में आया, तो मैं एसएसएस सैलरी सेविंग बिजनेस में बहुत करता था, क्योंकि मैं रूरल क्लास से आ रहा था। एक साथ किसी को पैसा जमता नहीं था, बिजनेस भी इजीली मिल जाता था, एसएसएस में लैप्सेशन भी नहीं आता था। तो मैं एसएसएस में ही मैंने फोकस किया। बीमा भी फट करके बिकता था, मैं लाइफ भी ज्यादा में करता था, कई सारी एसएस मैंने इंट्रोड्यूस भी किए, और मैं ऐसे बिजनेस करता था। सब लोग बोलते थे कि अगर एमडीआरटी करना है तो बड़ा बीमा चाहिए, एसएसएस से एमडीआरटी नहीं होता है। मैंने एसएसएस से ही एमडीआरटी किया, एसएसएस से में डबल एमडीआरटी किया, एसएसएस में सीओडी किया, और एसएसएस बिजनेस में ही मैंने टीओडी किया। और एसएसएस बिजनेस का ही इतना पावर था कि मैं सेकंड ईयर भी, क्योंकि हार्डली 7-8 योजना ही थी 2014 में, और 3 महीना तो ऐसे ही प्रोडक्ट आने में ही निकल गया था, समझने में ही निकल गया था। उस साल में भी मैं टीओटी कर पाया था, बहुत इजीली एमडीआरटी सीओटी टीओटी होता था, क्योंकि एसएसएस बिजनेस ही इतना आता था। मेरा कमीशन ज्यादा होता था, मेरा एपी कम रहता था। एक बार ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरी वाइफ एमडीआरटी कर गई, और एक भी लाइव्स नहीं, वो कैलेंडर ईयर में एक भी लाइव्स नहीं था। मैं भी भूल गया था। तो मेरे पुराने ब्रांच मैनेजर साहब एक कन्वेंशन में मिल गए, तो बोले गजेंद्र तेरे को याद है? बोला क्या? वो प्रज्ञा बेन का बिना पॉलिसी से ही एमडीआरटी हो गया था। एक मिनट। प्रज्ञा बेन का बिना पॉलिसी की एमडीआरटी हो गया था। हाँ बोला साहब, मैं भी भूल गया था, आपने याद कराया, क्योंकि ये एसएसएस बिजनेस ही मैंने इतना किया हुआ था लास्ट ईयर में। तो उसका जो एफआईआर आया, एक भी पॉलिसी किए बिना वाइफ का एमडीआरटी हो गया था। ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़ा बीमा बेचने से ही एमडीआरटी होता है।
और ऐसा भी नहीं है कि छोटा एजेंट नहीं कर सकता है। एमडीआरटी कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं है, और एमडीआरटी अभी तो इजी भी हो गया है। कई साल तक में सीओटी होता रहा, लेकिन एलआईसी डिक्लेयर नहीं की, क्योंकि उस टाइम पे जमाना था विदाउट बोनस कमीशन एमडीआरटी डिक्लेयर करने का, विदाउट कमीशन सीओटी डिक्लेयर करते, वरना एलआईसी डिक्लेयर भी नहीं करते थे। तो मैं कई साल ऐसे ही सीओटी बन जाएगा, लेकिन एलआईसी ने डिक्लेयर भी नहीं किया है। लेकिन अच्छा था, ये मिशन ऐसा है, एमडीआरटी मिशन ऐसा है कि हमारी जेब में पैसा आता है। हम सब ये बिजनेस में क्यों जुड़े हैं? हम ये सब बिजनेस में इसलिए जुड़े हैं कि हमारा आमदनी हो, हमारा इनकम हुए, और हमारे परिवार के सपने फुलफिल हो। लेकिन मेरे को अच्छा लगा 508 एमडीआरटी नहीं, 508 एमडीआरटी मिशन मेरे को अच्छा लगा। एमडीआरटी कब होता है? जब वो मिशन बनता है। एमडीआरटी की इच्छा से एमडीआरटी नहीं बनने वाला है। अगर एमडीआरटी बनने की इच्छा है तो एमडीआरटी नहीं बनेंगे, लेकिन जब वो मिशन बन जाएगा, इसके लिए हम कमिटेड हो जाएंगे। एमडीआरटी की इच्छा से नहीं होता, एमडीआरटी के लिए हमें कमिटेड बनना पड़ता है। अगर हम कमिटेड बनेंगे तो एमडीआरटी हो पाएगा। जो भी ये दुनिया में सफल हुए हैं, 5% लोग हैं जो ये इंडस्ट्री में भी सफल हुए हैं। पूरी दुनिया में 5% लोग ही है जो सफल हुए हैं। वो सफल क्यों हुए हैं? क्योंकि ये लोगों ने आदतें बनाई है, सफल होने की आदतें बनाई है। बराबर है, 5 बजे उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, काम जल्दी शुरू कर देते हैं, पूरा दिन भर काम करते हैं, पूरा शेड्यूल करते हैं, राइट? ये सब ये लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है, ये लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो जरूरी है वो लोग उनका आदत डाल देते हैं। हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अच्छा लगता है, वो काम करने से कभी नहीं आगे बढ़ेंगे हम। लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए जो जरूरी है वो काम करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ये लोगों को भी सुबह में उठना अच्छा नहीं लगता है, हमें भी उठना अच्छा नहीं लगता है। हमें प्रोस्पेक्टिंग करना अच्छा नहीं लगता है, बड़े एजेंटों को भी प्रोस्पेक्टिंग करना अच्छा नहीं लगता है। हमें बड़ी पार्टी के पास जाने का अच्छा नहीं लगता है, बड़े एजेंटों को भी जाने का अच्छा नहीं लगता है, बराबर है। लेकिन बड़े एजेंट क्या करते हैं, वो जो अच्छा नहीं लगता है लेकिन वो उनके लिए जरूरी है, तो जरूरी है वो काम करते हैं। और वो अच्छा नहीं लगता है फिर भी वो काम करते रहने के बाद वो काम को अच्छा लगने लगता है उनको, उसकी आदत डाल देते हैं, इसलिए वो लोग आगे अच्छे हैं। 5% लोग ही है ये दुनिया में जो पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। 5% लोग ही है। हम भी देखते हैं एलआईसी में 20% एजेंट ऐसे हैं जो एलआईसी का 80% बिजनेस कर रहे हैं, और 20% एजेंट 80% करता है, 80% एजेंट 20% करते हैं। ये हमारे बिजनेस में ही है, तो हमें 20% बिजनेस में आना है ना। हर बिजनेस में सफलता के लिए बहुत योगदान देना पड़ता है, बहुत उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हमें क्या सब सफल लोगों की सफलता दिखाई देती है, उसके पीछे उसका कितना बलिदान है, कितना योगदान है, वो नहीं दिखाई देता है। ये सचिन तेंदुलकर का एक जो स्टोरी है वो मेरे को बहुत मेरे दिल को छू गई है। एक बार इंदौर में मैच चल रहा था, तो रात को 12 बजे कुछ आवाज आ रहा था, टक 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 करके कुछ आवाज आ रहा था। तो किसी ने उठ के देखा कि कैसा आवाज आ रहा है रात को 12 बजे। तो 12 बजे जाके देखा, सॉरी 12 बजे जाके देखा तो सचिन तेंदुलकर सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा था रात को 12 बजे। जब सब लोग सो रहे थे तब वो रात को 12 बजे सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा था। तब जाके सचिन तेंदुलकर सैन वॉन जैसे खिलाड़ी को नींद नहीं आने देता, इतना वो सिक्सर मारता है, राइट। तब जाके वो मैकग्राथ को सिक्सर मारता है, छोटा होके हाइट वाले बॉल को भी वो सिक्सर मारता है। हमें दिखाई क्या देता है? हम सब लोगों को सबकी सफलता दिखाई देती है ना। सचिन तेंदुलकर की सफलता दिखाई देती है, भरत पारेख की सफलता दिखाई देती है, हमारे व्यवसाय के जो बड़े बड़े लोग हैं उसकी सफलता दिखाई देती है। लेकिन उसके लिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो किसी को दिखाई देता नहीं है। हमें एमडीआरटी करना है, हमें एमडीआरटी करना है, तो मेहनत भी एमडीआरटी वाली लगने वाली है ना। एक छोटी चीज उठाना है तो कितना ताकत लगता है, उसमें कुछ ताकत नहीं लगता है। लेकिन बड़ा टेबल उठाना हो तो ताकत लगेगा, है ना। इससे बड़ी चीज उठाना है तो इससे ज्यादा ताकत लगेगा। लेकिन दीवार को हिलाना है तो हाथ से हिला पाएंगे हम? नहीं हिला पाएंगे। उसके लिए छीनी चाहिए, हथौड़ा चाहिए, क्रेन चाहिए,
जेसीबी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, है ना। तो जितना बड़ा लक्ष्यांक होगा मेहनत भी उतनी लगने वाली है, जितना बड़ा लक्ष्यांक होगा उतनी ही मेहनत लगने वाली है। सफलता हासिल करने के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है। एक है, सॉरी एक मिनट नीचे, सबसे पहला है सोच। सफलता के लिए सोच बहुत जरूरी है, और सोच यानी सोच, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव अभिगम, पॉजिटिव नजरिया बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच और बड़ी सोच, सकारात्मक सोच और बड़ी सोच, है ना। मिला तो बेस्ट, नहीं मिला तो नेक्स्ट, बराबर। हमें पॉजिटिव नजरिए से, पॉजिटिव एटीट्यूड से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। सोच भी बड़ी होनी चाहिए। जितनी बड़ी सोच होगी हमारा लक्ष्यांक भी इतना बड़ा होगा, और लक्ष्यांक बड़ा होगा तो हमें जो मुश्किलें आएगी, मुश्किलें सबको आएगी। छोटे लक्ष्यांक वाले को भी मुश्किलें आएगी, बड़े लक्ष्यांक वाले को भी मुश्किलें आएगी, लेकिन जिसका लक्ष्यांक बड़ा है उसको बड़ी समस्या भी छोटी दिखाई देगी, और जिसका लक्ष्यांक छोटा है उसकी समस्या छोटी होगी, उसको भी बड़ी दिखाई देगी। यानी हमारा जो लक्ष्यांक है, हमारी सोच है जो बड़ी होनी चाहिए। छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को कभी ऊपर नहीं उठने देती है ना। हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। सिर्फ एमडीआरटी सोचते रहेंगे तो एमडीआरटी होगा, सीओटी सोचेंगे तो सीओटी होगा, टीओटी सोचेंगे तो टीओटी होगा। एमडीआरटी क्या है? एमडीआरटी एक क्लब है, सबको पता है। एमडीआरटी बनने के लिए क्या करना है? तो 7,95,000 कमीशन करना है। सबको पता है 7,95,000 कमीशन करना है, बराबर। हम जानते हैं, उसको बोलते हैं जानना। 7,95,000 एमडीआरटी के लिए लगता है, उसको बोलते हैं जानना। हम सबको पता है कि 7,95,000 में एमडीआरटी होता है, उसको बोलते हैं जानना। लेकिन मैं एमडीआरटी कर सकता हूं, जो मानता है कि मैं एमडीआरटी कर सकता हूं उसको बोलते हैं मानना। जानते सब है, लेकिन मानता है कि मैं एमडीआरटी कर सकता हूं। तीसरा आता है ठानना, मैं एमडीआरटी करके रहूंगा, उसको मिशन बना लेगा। जब एमडीआरटी का लक्ष्यांक मिशन बन जाएगा ना, तब जाके एमडीआरटी होगा, बराबर है। इच्छा सबकी है, सबको एमडीआरटी करना है। जनवरी में पूछेंगे कौन कौन एमडीआरटी करेगा, सब बोलते हैं साहब मेरी भी इच्छा है इस साल एमडीआरटी करने की। इच्छा से कुछ नहीं होने वाला। एमडीआरटी के लिए हमें कमिटेड होना पड़ेगा। 365 डेज तक मेहनत करना पड़ेगा। 31 दिसंबर रात को 12 बजे तक मेहनत करना पड़ेगा, है ना। जब लक्ष्यांक हमारा बड़ा होता है, टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूं कि अगर पैसा खर्च हो गया तो हम पैसा फिर से कमा लेंगे, लेकिन हमारा समय चला गया, कितना भी पैसा खर्च करेंगे, एक सेकंड भी हम फिर से नहीं ला पाएंगे। तो हमें पूरा दिन का हमें हिसाब रखना पड़ेगा, हर रोज हमें काम करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी का इतना बड़ा ताकत है। हर रोज छोटा छोटा काम करते जाओ, हर रोज काम करते जाओ, तो आपको टेंशन भी नहीं आएगा, प्रेशर भी नहीं आएगा, और इजीली आपका एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी आप बन जाओगे। हर रोज काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि कभी कभार बड़ा बीमा आने से छोटी मेहनत में भी काम हो जाता है, लेकिन कंसिस्टेंट काम करते हैं तो हमें बड़ा रिजल्ट बहुत आसानी से मिलता है। नास्तिक वो नहीं है, नास्तिक वो नहीं है जो खुदा को नहीं मानता, लेकिन नास्तिक वो है जो खुद को नहीं जानता। हमारे अंदर कई सारी शक्तियां छिपी हुई है ना। हम हमारी शक्ति का ओनली 13% यूज कर रहे हैं। हमारे अंदर कई सारी शक्तियां छुपी होती है, हमें पता नहीं होता है। जैसे हनुमान जी को पता नहीं था कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। जब 1600 किलोमीटर का समंदर लांघना था तो उनको भी पता नहीं था कि मेरे अंदर इतनी क्षमताएं हैं। तो जामन जी मिले,
और जामवन जी ने बताया कि तू छोटा था तब पूरे सूर्य को निकल गया था, है ना, तेरे में बहुत क्षमताएं है, तेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो उनको याद करवाया, तो वो समंदर लांग गए, है ना। ऐसे हमारे अंदर भी कई सारी क्षमताएं हैं, उसका हम पूरा उपयोग नहीं करते हैं। हम पूरी क्षमता से हमारा काम करेंगे तो 100% हमें सफलता मिलेगी। हमारे बिजनेस का सफलता का अगर कोई मेन राज है, मूल मंत्र है हमारे बिजनेस में सफल होने का, तो एक ही मंत्र है। हमारे भरत पारेख जी भी कई बार कह चुके हैं कि हमारे बिजनेस में सफल होना है तो मीट पीपल, लोगों को मिलो, मीट मोर पीपल, ज्यादा लोगों को मिलो, मीट मोर एंड मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलो। ये एक ही मंत्र है जो हमारे व्यवसाय में हमें सफलता दिलाता है। हमें सबसे ज्यादा लोगों को मिलना पड़ेगा। जितने ज्यादा लोगों को हम मिलेंगे उतने ज्यादा हम बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन हम मिल नहीं पाते हैं। हम सब जानते हैं, सब लोग जानने के बाद भी हम नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते? एक आदमी को हमने बीमे के बारे में बात की, आदमी ने बीमा नहीं लिया, तो हमारा उत्साह कम हो जाता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। फिर भी हम दूसरे आदमी को मिलते हैं, थोड़े मोटिवेट होते हैं, तो दूसरे आदमी को मिलते हैं, उसको बीमा समझाते हैं, वो आदमी ने बीमा नहीं लिया, तो हमारा कॉन्फिडेंस और लो हो जाता है। फिर जो हमारा मिशन है थोड़ा धुंधला हो जाता है, एमडीआरटी का मिशन है, सीओटी का मिशन है, थोड़ा धुंधला हो जाता है। फिर भी हम करते हैं मीटिंग, लेकिन हमें निरंतर मीटिंग करते रहना पड़ेगा। जो एजेंट जितना ना सुनेगा वो एजेंट इतना बड़ा होगा, जितना ज्यादा ना सुनेगा वो एजेंट उतना ही बड़ा होगा। हमारा व्यवसाय में सफल में होने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें मिलना पड़ेगा। फिर भी हम नहीं मिल पाते हैं। दूसरा एक रीजन है कि मिलने से पहले ही हम सोचते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, बीमा लेगा, ये बीमा नहीं लेगा, एज्यूम करते रहे, ये नहीं लेगा, वो नहीं लेगा, वो नहीं लेगा। हमारा ड्यूटी एज्यूम करना नहीं है, हमारा ड्यूटी है कस्टमर को एजुकेट करना। एजेंट का प्राइम ड्यूटी है कि वो एजुकेट करे, कस्टमर को एजुकेट करना हमारा ड्यूटी है ना। फल हमारे हाथ में नहीं है। हम क्या करते हैं, हम फल के ऊपर फोकस करते हैं, वो बीमा नहीं लेगा, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हम फल के ऊपर फोकस करते हैं। हमें फोकस करना पड़ेगा हमारे एक्शन के ऊपर, कर्म के ऊपर। कर्म के ऊपर फोकस करेंगे, रिजल्ट अपने आप मिलने वाला है। एक टीवी इंटरव्यू था नरेंद्र मोदी जी का, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, तो मैं आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी को एक टीवी एंकर ने पूछा कि आप प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना कब से देख रहे थे? तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं सपने नहीं देखता हूं, मैं काम ही इतना करता हूं, काम ही इतना करता हूं, काम ही इतना करता हूं कि अपने आप मेरी औकात बन जाती है। यानी हमें काम ही इतना करना है, काम ही इतना करें, काम ही इतना करेंगे कि हमारी अपने आप औकात बन जाती है। निष्काम करना पड़ेगा, निष्काम कर्म करना पड़ेगा हमें फ्रेंड्स। हमें फोकस करना पड़ेगा एक्शन पे, रिजल्ट पे नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान ने कहा है, सॉरी, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि तेरा अधिकार सिर्फ कर्म के ऊपर है, फल के ऊपर नहीं है। तेरे को सिर्फ कर्म करना है। फल तेरे अंकुश में नहीं है, फल मेरे अंकुश में है ना। तो हमें एक्शन पे फोकस करना पड़ेगा। रिजल्ट अपने आप मिलेगा ही, रिजल्ट मिलने वाला है। किया हुआ कर्म फोकस जाता नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म किया बिना कुछ मिलने वाला नहीं है, और किया हुआ फोकस जाता नहीं है। भगवान ने ही कहा है कि किया हुआ कर्म कभी भी फोकस नहीं जाता। यानी हम मीटिंग करते हैं, रिजल्ट 100% मिलने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रिजल्ट हमें मिलने वाला है। लेकिन 100% जितना भी हम करते हैं, मान लो कि कोई भी एक कंपनी है, उसका जो प्रोडक्शन बनता है, तो उसमें जितना रॉ मटेरियल डालते हैं उतना पूरा प्रोडक्शन नहीं निकलता है। रॉ मटेरियल में से 30% या 40% ही प्रोडक्शन आएगा, वेस्ट तो निकलेगा ही। वैसे हमारे व्यवसाय में भी
100% लोग बीमा कभी नहीं लेने वाले हैं। 10 लोगों को बीमा समझाया तो 3 लोग ही बीमा लेंगे, लेकिन मैं बोलता हूं 70% लोग बीमा लेंगे, 30% लोग अभी बीमा लेंगे, बाकी के 2-4 लोग अगले साल में लेंगे, 2-4 साल उसके अगले साल में लेंगे, 2-4 लोग उसके अगले साल में लेंगे। किया हुआ कर्म कभी भुगत जाता नहीं है। 5 साल में लेंगे, 6 साल में लेंगे, 8 साल में लेंगे, लेकिन 5 या 10% ऐसे लेंगे, वो ऐसे होंगे जो बीमा लेंगे ही नहीं। हमारा बिजनेस का कारकिर्दी पूरा होगा तो भी नहीं लेंगे, लेकिन हमें उसको देखना नहीं है, जो लोग हमें देता है उसको देखना है। वेस्ट तो निकलेगा ही, कोई भी बिजनेस में वेस्ट निकलेगा, हमें वेस्ट पे फोकस नहीं रखना है, हमें जो रिजल्ट मिला है उसके ऊपर फोकस करना है। एमडीआरडी कोई इतना बड़ा लक्ष्यांक नहीं है। अभी तो कोविड आने से क्राइटेरिया भी कम किया गया, 10 लाख से लेके अभी 8 लाख पे आया है। 7,34,000 था, 8 लाख आया था, 8 लाख है अभी। तो 8 लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो बोलता हूं एमडीआरडी मैं तो बोलता हूं बीपीएल में आता है, बिलो पॉवर्टी लेवल में आता है। हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एमडीआरडी बहुत छोटा लक्ष्यांक है। हमारे पास चांस है सीओटी बनने का, हमारे चांस है टीओटी बनने का, अभी कम क्राइटेरिया है। तो एमडीआरटी क्या है? एमडीआरटी यानी कि डॉक्टर रहता है तो उसका स्पेशलाइजेशन रहता है एमडी, वो उसकी पहचान होती है। एमडीआरटी इंश्योरेंस एजेंट की पहचान है, हमारी डिग्री है एमडीआरटी, है ना। पहले हम लिखते थे एमडीआरटी, ब्रैकेट में लिखते थे यूएसए, तो क्लाइंट को लगता है कि यार मेरा एजेंट अमेरिका जाके आया है। उस टाइम पे सिर्फ लिख सकते थे एमडीआरटी ब्रैकेट में यूएसए, वीजा भी नहीं मिलता था। ये व्यवसाय करने के बाद और कोई व्यवसाय करने का जरूरत नहीं पड़ता है। मैं लव करता हूं ये व्यवसाय को। हमारे जहन में, पूरे जहन में एलआईसी भरा हुआ है, हमारे लव में भी एलआईसी भरा हुआ है। मैं और कोई व्यवसाय नहीं करता नहीं हूं, सिर्फ एलआईसी का ही व्यवसाय करता हूं। और ये व्यवसाय करने के बाद और कोई व्यवसाय करने का जरूरत नहीं पड़ता है। 5-10 हजार तनख्वाह के लिए 8-8 घंटे लोग काम करते थे, अभी 25-30-35 हजार के लोग 8-8 10-10 घंटा काम करते हैं। ड्यूटी पे जाना आना 2 घंटा ये निकल जाता है, 10 घंटा हो जाता है। हमारा एक एजेंट 1 लाख रुपया प्रीमियम लेके आ जाता है, 35,000 रुपया कमीशन मिल जाता है, जिसके लिए लोग जॉब करते हैं, पूरा महीना मेहनत करते हैं। इतना अच्छा व्यवसाय मिला है हमें। मेरे गांव का पॉपुलेशन है 496 पीपल, 496 पीपल का मेरा गांव है। मेरे गांव में मैं सेकंड ग्रेजुएट, प्राइमरी स्कूल गांव में मैं पढ़ा था 4 साल, उसके बाद बाहर पढ़ा मैं। तो मैंने पूरा मेरा तालुका भी नहीं देखा था। एलआईसी की वजह से आज मैं 17 कंट्री घूम चुका हूं, मैं 17 कंपनी घूम चुका हूं मैं, और वो भी एलआईसी के पैसे से। मैं तो बोल रहा हूं ये व्यवसाय करने के बाद और कोई व्यवसाय करने का जरूरत नहीं है। सब एलआईसी देती है, गाड़ी देती है, घर देती है, विदेश टूर देती है, पॉकेट एक्सपेंस देती है। इतना अच्छा व्यवसाय, इतनी अच्छी संस्था एलआईसी से जुड़े हैं, है ना। तो पहले एमडीआरटी ब्रैकेट में यूएसए लिखते थे, सबको दिखाने के लिए कि मैं यूएसए का एजेंट हूं, कि मैं यूएसए जाके आया हूं, दिखावा करना पड़ता था। आज कई बार एमडीआरटी कॉन्फ्रेंस अटेंड किए। अभी अमेरिका जाने का इतना पहले जो क्रेज था वो क्रेज भी नहीं रहा। एलआईसी पैसा देती, मैं बोल रहा हूं फिर भी अब मैं नहीं जाऊंगा, अभी मेरा थोड़ा बिजनेस है, वो बिजनेस कर लेने दो, है ना। ये ताकत आ गया एलआईसी से। यानी एलआईसी का बिजनेस करने के बाद और कोई बिजनेस करने का जरूरत है। जिसने पूरा तालुका नहीं देखा था तो पूरा देश का बात छोड़ दो, अभी 17 कंट्री घूम चुका हूं। हर साल 2-2 कंट्री घूमने का मौका मिल रहा है, 2 साल से घर में बैठे हुए कोरोना की वजह से, है ना। इतना अच्छा व्यवसाय है। एमडीआरटी बहुत छोटी चीज है। मैं आइडियाज दूंगा, छोटा एजेंट भी एमडीआरटी कर सकता है, बड़ा एजेंट भी एमडीआरटी कर सकता है। मैं छोटे रूरल से आया हूं, लेकिन एमडीआरटी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 50 लाख का 945 नंबर जीवन उमंग, 15 साल का, है ना, 4 लाख रुपया प्रीमियम आता है। 6 पॉलिसी बेच देते हैं ना, एमडीआरटी हो जाता है।
6 पॉलिसी में 4 लाख रुपया प्रीमियम आता है, 24 लाख रुपया प्रीमियम हो जाएगा आपका। या 12 पॉलिसी बेच दो 25 लाख का, 2-2 लाख रुपया प्रीमियम। और प्लान भी मुंह पे, पहले सब कंप्यूटर में निकालने, ये प्रीमियम कैलकुलेटर वो करो, कुछ करना ही नहीं है इसमें। 2 लाख रुपया भरो 15 साल के लिए, 2 लाख रुपया लाइफ टाइम ले जाओ, और परिवार के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपया लाइफ फंड मिलेगा, रिस्क कवर भी रहेगा, है ना। और मान लो कि आप 2 लाख रुपया 15 साल नहीं भर पाए, 60.5 साल भर दो, 15 साल के बाद 1 लाख रुपया मिलता जाएगा। 2 लाख लेना है 4 साल, 4 लाख रुपया 60.5 साल भर दो तो भी 2 लाख रुपया मिलता जाएगा। कितना अच्छा प्रोडक्ट है। और आप सरेंडर भी कर सकते हो, 100 ईयर्स ले सकते हो, 8% गारंटेड और टैक्स फ्री, लाइफ टाइम गारंटी। मैंने 2 करोड़ का मेरा खुद का बीमा लिया है, जीवन उमंग 945-15 2 करोड़ का लिया है। मैं 16 लाख रुपया प्रीमियम भरता हूं, लेकिन मैंने वो लैमिनेट करके रखा है मेरे पास डेमोस्ट्रेटिव मार्केटिंग करने के लिए। ये बता बता के मैंने कई सारा करोड़ प्रीमियम ले लिया, 2-3 करोड़ प्रीमियम ले लिया मैंने। मेरा प्रीमियम पॉलिसी होल्डर ही भरता है, अभी मेरे को नहीं भरना पड़ता है ना। इतनी अच्छी प्रोडक्ट है हमारे पास। 12.5 लाख का 1 लाख का बीमा दे दो, 1 लाख रुपया प्रीमियम दे दो, 12.5 लाख रुपये का बीमा, सिर्फ 1 लाख रुपया प्रीमियम भरो 15 साल तक, 1 लाख रुपया लाइफ टाइम ले जाओ, 80 लाख से करोड़ रुपया लाइफ फंड फैमिली के लिए, है ना। 24 पॉलिसी बेच दो, 24 पॉलिसी, एमडीआरटी हो जाएगा, है ना। अभी हमारे पास 28 दिन है ना। 28 दिन में 75 मीटिंग करते हैं हम, 75 मीटिंग, 75 मीटिंग करते हैं। तो 75 मीटिंग करते हैं तो 23 पॉलिसी आता है 30% के हिसाब से, है ना। 15 लाख का बीमा जीवन उमंग 15 साल के लिए, 1,20,000 रुपया प्रीमियम, है ना। 1,20,000 रुपया में 10,000 महीना, हर साल 1,20,000 रुपया 15 साल के बाद लाइफ टाइम, 1.25 करोड़ रुपया फैमिली को लाइफ फंड मिलेगा। और कस्टमर बड़ा बीमा लेता है ये प्रोडक्ट में। मेरे एक फ्रेंड है सूरत में, 3.5 करोड़ रुपया प्रीमियम लिया जीवन उमंग में ईयरली, एक ही प्रोडक्ट पे, लाइफ टाइम गारंटेड और टैक्स फ्री। जब आप खुद का लोगे, करोड़ रुपए का बीमा ले लो, एक 8 लाख रुपया प्रीमियम ले लो, 2 करोड़ रुपया मेरे जैसा, अपने आप दिल से बात निकलेगी आपकी, प्रोडक्ट के आपका कमांड आएगा, है ना। मैंने लिया, मैंने एक ही गिनती किया, 16 लाख रुपया 15 साल के बाद हर साल टैक्स फ्री मिलता है 10-10D में, है ना। अभी 1-2 करोड़ के आसपास हमारा इनकम है, तो 33% इनकम टैक्स स्लैब में रहने वाले हैं जब तक जिएंगे तब तक। 16 लाख रुपया के ऊपर 33% टैक्स लगेगा तो 5 लाख रुपया टैक्स में चला जाएगा। तो मैं क्यों कुछ कहीं और जगह इन्वेस्टमेंट करूं, है ना। 16 लाख रुपया गारंटेड आता है, तो मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो गया, रिस्क कवर भी हो गया, फैमिली को लाइफ फंड भी हो गया, टैक्स भी हो गया, है ना। और 35% तो पहले साल हम ले लेंगे उसमें से, 16 लाख में से, हाँ। हर साल 80,000 लाख रुपया और मिलता जाएगा। कस्टमर को 5-6% मिलता है, उसको तो 15-16 साल के बाद मिला, हमें हर साल मिलता है। मान लो LIC 5% दिया तो 5% कमीशन दे दिया, तो 10% कौन देने वाला है हमें, वो भी टैक्स फ्री। तो हम कहीं और इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों जाए, है ना। इतनी अच्छी प्रोडक्ट है हमारे पास, इजीली हमारा एमडीआरटी होता है। 1,20,000 रुपया प्रीमियम वाला 18-20 बीमा बेच दो, एमडीआरटी। लाख रुपया प्रीमियम वाला 22-24 बीमा बेचना, ये मार्च महीने में कोई ऐसी बड़ी बात है ही नहीं। देखते हैं कि सबसे ज्यादा बिजनेस ये मार्च महीने में आता है LIC का। अभी तो थोड़ा कम हुआ, पहले तो पूरे साल का जो बिजनेस होता है 30-40% बिजनेस होता है, और मार्च महीने में 60% बिजनेस होता था। अभी भी 40% के आसपास बिजनेस होता है सिर्फ मार्च महीने में, है ना। तो ये टाइम ऐसा है, अगर ये टाइम में हम मार्केट में मूवमेंट नहीं करेंगे, हम फील्ड में नहीं जाएंगे, तो हमें पता चलेगा अप्रैल महीने में कि बाजू वाले बगल वाले का ही बीमा दूसरा लेके चला गया, है ना। हम सोचते रहे
बीमे का बात करेंगे, जब मिलने के लिए गए तब बीमा और लेके चला गया। क्लाइंट किसी का इंतजार नहीं करता है, बराबर है। बोलने से बिकता है, मांगने से मिलता है। बोलेगा मुंह खोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तो बीमा मिलेगा। मांगने से मिलता है, बोलने से बिकता है, तो बोलना पड़ेगा और मांगना पड़ेगा। मांगने में क्या हर्ज है ना। बहुत अच्छा टाइम है ये हमारे पास, उसको एनकेस करना है। बड़ा एजेंट है, 8-8 लाख रुपया प्रीमियम, 1-1 करोड़ का 3 पॉलिसी बेच दो। 945-15 शॉर्ट टर्म, सबको चाहिए भी शॉर्ट टर्म, और जीवन उमंग में शॉर्ट टर्म लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लाइफ टाइम रिस्क तो रहने वाला ही है ना। प्रीमियम भी ज्यादा आता है। और जो छोटे बड़े रूरल से भी काम करने वाले एजेंट हैं हमारे ग्रुप में जुड़े होंगे, तो 20 लाख तक का बीमा 45 ईयर्स तक नॉन मेडिकल स्पेशल में दे सकते हैं। 1,60,000 प्रीमियम आता है, 20 लाख का बीमा लेंगे तो 1,60,000 सिर्फ एफएमआर पे बीमा पास हो जाता है ना। तो अंडरराइटिंग भी इजी हो जाएगा और इजीली एमडीआरटी हो जाएगा। सबसे अच्छा प्रोडक्ट अभी हॉट केक है तो जीवन उमंग है। दूसरा है हमारा जीवन लाभ, वो भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है क्या, है ना। अभी हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, पॉलिसी 3 चीज से बिकती है। एक प्रेजेंटेशन से बिकती है, दूसरी इमोशन से बिकती है, और तीसरी रिलेशन से बिकती है। और 3 सिवा के सिवा और किसी से नहीं बिकती है। आईआरआर से कभी पॉलिसी नहीं बिकती है। आईआरआर निकालने वाले कभी बीमा नहीं लेते हैं। हमारा प्रेजेंटेशन पावरफुल होना चाहिए, है क्या। हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट पकड़ लो तो 60-70% बिजनेस ये 3 प्रोडक्ट का है। लाभ, उमंग और आनंद, 3 का ही 60-70% बिजनेस है। सबका मैच्योरिटी भी सेम रहता है। 25 साल का बीमा लेंगे, है ना, तो 10 लाख का बीमा लेंगे, 26 लाख का मैच्योरिटी आता है। 20 लाख का लेंगे तो 52 लाख का मैच्योरिटी आएगा। 21 साल का होगा तो 20,66,000 आएगा, 10 लाख का मैच्योरिटी सेम ही रहता है। 16 साल का लिया तो 16-17 लाख रुपया आएगा 10 लाख का। तो ये सब हमारा मुंह पे होना चाहिए। जब प्रोडक्ट पे हमारा कमांड होगा तो प्रेजेंटेशन हमारा पावरफुल होगा, और प्रेजेंटेशन पावरफुल होगा तो रिजल्ट ज्यादा आएगा, है ना। और प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। एक दिन में परफेक्ट कोई नहीं हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इजीली हमारा बिकते जाएगा। लेकिन याद रहे हमारा मूल मंत्र, हमें सबसे ज्यादा लोगों को मिलना पड़ेगा। मीट पीपल, मीट मोर पीपल, मीट मोर एंड मोर पीपल। हम लोग क्या करते हैं, हर महीने का टारगेट नक्की कर देते हैं। बीमा लेने का टारगेट नहीं है, मीटिंग का टारगेट नक्की करते हैं हर महीने। ये महीने में 100 मीटिंग करूंगा मैं, ये महीने में मैं 80 मीटिंग करूंगा। एक सीट बनाते हैं एक्सेल का पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 130 तक हम उस पर फिगर डाल देते हैं। जो नक्की किया हमने मीटिंग टारगेट, ये महीने का मीटिंग टारगेट 111 मीटिंग। आज मैंने 3 मीटिंग किया, 3 काट दिया उसमें से। पता चलता है कि अभी हमें इतना मीटिंग करना बाकी रहा। पूरा महीने तक हम मीटिंग पे ही फोकस करते हैं। और जब हमारा 111 मीटिंग हमारा होता है तो 15-20 लाख 25 लाख रुपया प्रीमियम मिनिमम आ जाता है। यानी हमें एक्शन पे फोकस करना पड़ेगा। रिजल्ट अपने आप आने वाला है ना। रिजल्ट अपने आप आएगा। मीटिंग पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, सबको मिलना पड़ेगा, कुछ भी करके मिलना पड़ेगा। कोई लोग बोलता है कि हम मीटिंग तो 3-4 करना चाहते हैं लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। अपॉइंटमेंट मिलेगा नहीं फ्रेंड्स। अब जमाना ऐसा हो गया, सब लोग फ्री होते हैं फिर भी बोले नहीं मैं अभी बिजी हूं, है ना। हमें घुसना पड़ेगा कुछ भी करके। अभी कोई घर पे पहुंच गया, कोई निकाल नहीं देता, हकल नहीं देता कि भाग जाओ यहां से, क्यों आ गए, है ना। जाएंगे यार मैं तो यहां से गुजरा था, चलो आपके यहाँ घर पे चाय पी के जाता हूं। कौन ना बोलता है चाय पीने के लिए। फिर 2-4 बातें करो, मीठी बात शुरू हो जाओ, है ना। बहुत अच्छा व्यवसाय है। व्यवसाय करने के बाद और कोई व्यवसाय करने का जरूरत नहीं है। जब मैं ये व्यवसाय का शुरुआत किया तब मेरे पास बजाज M80 था, 800 सीसी का, ब्राउन कलर का। आज मेरे पास BMW X1 है, वही कलर का। ये व्यवसाय का ताकत है ना। और 3,000 तनख्वाह के लिए मेहनत कर रहे थे। इस साल हमारा इनकम मोर देन 2 करोड़ होगा, है ना। ये व्यवसाय का ताकत है। सफलता एक दिन में नहीं मिलने वाली। सबको इंस्टेंट सफलता चाहिए, इंस्टेंट कुछ नहीं मिलने वाला। सफलता एक दिन में नहीं मिलने वाली, लेकिन कंसिस्टेंट काम करते रहेंगे, लगे रहेंगे तो एक दिन पक्का मिलेगी वो।
सफलता के लिए शॉर्टकट यूज करना है ना, शॉर्टकट यूज करना है, शॉर्टकट यूज नहीं करना है, कोई गलती नहीं करना है, कोई गलत नहीं करना है, जानबूझ के कोई गलत काम नहीं करना है। कस्टमर के लिए अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा हो, कंपनी के लिए अच्छा है, वही काम करना है हमें, है ना। अगर शॉर्टकट यूज किया तो हम मर जाएंगे। कभी भी शॉर्टकट यूज नहीं करना है, शॉर्टकट यूज करना है, बराबर है। और कंसिस्टेंट मेहनत करते रहना है, एक दिन पक्का सफलता मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक टाइम मेरा खत्म होने जा रहा है। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर करना है, कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत थैंक यू। जबरदस्त शेयरिंग था। आप ऐसा लग रहा था कि ये सिलसिला कंटिन्यू रहे, इतना जोश में आप बात कर रहे थे। थैंक यू, बहुत अच्छा बात हुआ सर। थैंक यू, 51 टाइम्स एमडीआरटी नॉट अ जोक सर, बहुत ही थैंक यू। मेहनत का फल है ये। सर 2-3 क्वेश्चन है जो मैं लोगों की तरफ से पूछना चाहूंगा। आपका मेरे हिसाब से 5 ऑफिसेस है, आप जो 5 जगह से काम करते हैं आप, यस। तो थोड़ा सा मैनेज कैसे करते हैं आप, 5 ऑफिस से काम करना है आपका लगभग। मैं थोड़ा सा आपका प्रोफाइल शेयर करना चाहता हूँ, 1 मिनट मुझे इजाजत दीजिए प्लीज। 1 मिनट है सर। ये सर आपका प्रोफाइल है, शुरू में दिखाना चाहता था लेकिन दिख रहा है सबको ये प्रोफाइल? नहीं दिख रहा है अभी, 1 मिनट है सर। ओपन नहीं हुआ। नहीं, 1 मिनट सर, 1 मिनट है सर। नो प्रॉब्लम। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको पहले ओपन करके। ये हमारे टेक्निकल पर्सन आज नहीं है हमारे साथ में, तो हाँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमें। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एक मिनट सर। नहीं हो रहा सर, ठीक है, ठीक है। आपका जो मैं प्रोफाइल देख रहा था सर, हाँ, तो उसमें यहाँ से मैं आपका, शेयर कर सकता हूँ, हाँ प्लीज प्लीज शायद मिल जाए। ट्राई कीजिए प्लीज। चलिए मैं कर लेता हाँ, हूँ, हाँ, ठहरिए हाँ। 1 मिनट। हो गया सर, मेरे तरफ हो से गया, हो गया, हो ओके गया। ओके। हाँ हाँ, दिख रहा है ना अभी? हाँ, तो सर ये आपका मोर देन 14,000 पॉलिसी होल्डर है, लगभग 5 ऑफिसेस है। तो आप ये थोड़ा सा कैसा ये करते हैं, मैनेज कैसा करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप बताएंगे कि ये 15,000 14,000 पॉलिसी हैंडल करना बहुत बड़ी बात है सर। तो ये कैसे आप हैंडल करते हैं 5-5 ऑफिस है, तो आपका डेली रूटीन क्या है सर प्लीज? मेरा है ना 5 ऑफिस है, 13 लोगों का स्टाफ है मेरे पास, 13 पीपल है। ओके। और सब पुराने हैं, मैं उन लोगों को ट्रेनिंग दे के मैंने ट्रेन कर दिया हुआ है। ओके। तो मैं 2 ऑफिस पे मैं हर रोज जाता हूँ। मॉर्निंग में मैं एक ऑफिस पे जाता हूँ, जहाँ मेरा मेन ऑफिस पहले से वहां पे जाता हूँ। और मेरा दूसरा ऑफिस पड़ता है यहाँ से तालुका प्लेस है मेन, जहाँ हमारा LIC ऑफिस पड़ता है, जहाँ मैंने ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है। तो मैं दोपहर के बाद वहां जाता हूँ। हफ्ते में 1-2 दिन में दूसरी जो मेरी ब्रांच ऑफिस है, 3 ऑफिस में 2-3 दिन ही जाता हूँ। वो सब क्या है, सर्विसिंग एंगल से बनाया हुआ, कस्टमर को वहां पे सर्विसिंग मिल जाता है। जरूरी नहीं कि वहां पे हर रोज जाना पड़े, सर्विसिंग का सब काम क्लाइंट का हो जाता है। और क्लाइंट सर्विस के लिए जाता है, तो वो नया पॉलिसी लेना है तो वो ऑफिस पे जाके बोल देता है कि साहब को बोलने का कि हमें नया प्रोडक्ट लेना है, अभी कुछ नया प्रोडक्ट आया हो तो तुरंत वो लोग
मेरे को कांटेक्ट करते हैं, मैं जाके अपने टाइम पे, सुटेबल टाइम पे जाके उनको मिल लेता हूँ, है ना। कस्टमर को सर्विस मिलना चाहिए। कई बार क्लाइंट का मेरे पे फोन आता है कि सर मेरे को इस पे कितना एसपी मिलता है, तो मैं मोबाइल से देख के तुरंत बता सकता हूं, लेकिन मैं बोलता हूं मैं अभी आपको ऑफिस का नंबर भेज रहा हूं, आप उन पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपका सब काम पूरा हो जाएगा, मेरा जरूरत नहीं पड़ेगा, और फिर भी जरूरत पड़े तो आप मेरे को कॉल कीजिएगा, सब काम पूरा हो जाता है। कस्टमर को ऐसा रहता है कि यार ये अच्छी से कर पाएगा, लेकिन एक दो बार काम हो जाता है, बाद में उसको ऐसा लगता है, मेरे को क्लाइंट फोन भी नहीं करता है, अब ऑफिस का नंबर पे ही कॉल करता है, वो बोलते हैं यार आपको क्यों हैरान करना है, आप काम तो हमारा हो जाता है ना। लेकिन मैं कस्टमर के मैं टच में रहता हूं, कस्टमर से मेरा टच छूटना नहीं चाहिए, बातें करते रहते हैं, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई फैमिली फंक्शन हो, कोई ओकेजन हो, तो मिलते रहते हैं, हमारा टच नहीं छूटना चाहिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सर्विस हमें ही देना चाहिए। अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है तो वर्क डेलीगेट करना पड़ेगा, काम को डेलीगेट करना पड़ेगा। जब हम सब काम हम खुद करने के लिए जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें इतना याद रखना है, आगे बढ़ने के लिए 90% काम हमें मार्केटिंग का करना पड़ेगा, हमारा टाइम 10% टाइम जो है वो ही हमें सर्विसिंग के लिए लगाना है, 90% टाइम हमारा कस्टमर के बीच में मार्केटिंग के लिए बीतना चाहिए। हर सब स्टाफ को हमने ट्रेनिंग दी हुई है और लगातार हम ट्रेनिंग भी देते रहते हैं। और छोटा बड़ा बीमा होता है तो वो ऑफिस से मेरे को बुलाते भी नहीं, हमारा स्टाफ फॉर्म भर लेता है उनको समझा के, उसको लगता है कि यहां से बड़ा बीमा आएगा और साहब का जरूरत है तो ही वो लोग मेरे को बोलते हैं, वरना 50-60 पॉलिसी तो साल में ये लोग स्टाफ ही बेच देते हैं ऑफिस से ही। थैंक यू सर, आपने पूरा सिस्टम बनाया है। थोड़ा सा आपका जो सिस्टम है उसमें कुछ सॉफ्टवेयर या ऑटोमेशन रहेगा कुछ, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करके या कैसा? हाँ, पूरा ऑटोमेशन है, स्टाफ तो काम कर ही रहा है, वो मैन्युअल कर रहा है, लेकिन ऑटोमेशन पूरा है। मैं डाटाकॉम पहले से यूज कर रहा हूं, डाटाकॉम यूज कर रहा हूं, और मेरा सबसे रिक्वेस्ट भी है कि जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं तो वो ही करते रहो। फिर क्या है कि सॉफ्टवेयर एक का लिया, फिर मोबाइल का एप्लीकेशन दूसरे का लिया, वेबसाइट तीसरे का लिया, तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि डाटा सेट नहीं हो पाएगा। मेरे पास डाटाकॉम का सब सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट भी मेरा डाटाकॉम का है, ऑटो पायलटिंग है, तो एसएमएस सॉफ्टवेयर भी है, तो हमारी ऑफिस से एसएमएस भी जाता है, प्रीमियम रिमाइंडर का जाता है, बर्थडे, एनिवर्सरी, आउटस्टैंडिंग, लैब सेशन, सब जाता है, एक एसएमएस से जाता है। दूसरा फिजिकल फॉलोअप जाता है, 4 ऑफिस है, वहां पे सबको काम हमने बांट दिया है कि ये ऑफिस से ये जाएगा, ये ऑफिस से ये जाएगा, ये ऑफिस से ये जाएगा, पर्टिकुलर आदमी करता है। तो कोई भी क्वेरी आएगा उनको ही पूछना कि ये क्यों ऐसा हुआ, है ना, उससे भी जाता है। और ऑटो पायलटिंग है तो वेबसाइट में भी सब जाता है, मेल पे जाता है, बराबर, मेल पे प्रीमियम रिमाइंडर जाएगा, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग जाएगा, मैच्योरिटी जाएगा, बर्थडे एनिवर्सरी ग्रीटिंग जाएगा, सब उसके ऊपर भी फेस्टिवल का जो मैसेज होगा वो भी जाएगा, मैगजीन जाएगा। तो बड़े बड़े क्लाइंट के भी हम संपर्क में रहेंगे। बड़ा क्लाइंट क्या होता है कि कई बार वो फोन हमारे रिसीव नहीं कर पाता है, लेकिन वो मेल वगैरह वो यूज टू होता है, तो उसको मेल पे भी सब सर्विस मिल जाती है, तो किसी का भी सर्विसिंग का इश्यू नहीं रहता है। मैं सर्विसिंग में बहुत कम टाइम देता हूं। मैं क्या देखता हूं, ये महीने आउटस्टैंडिंग कितना रहा लास्ट तक, और ये महीने में कितना पॉलिसी लैप्स हुआ, और लैप्स हुआ तो क्यों हुआ, बाकी का मैं नहीं देखता हूं, मैं सिर्फ फॉलोअप लेता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। आशर भाई, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हेमंत भाई। सर, ये आपने जो अभी बताया था, मीट पीपल, मीट मोर पीपल, मीट मोर एंड मोर पीपल, ये आइडिया आपका बहुत ही बढ़िया था। और एक दूसरी चीज जो आपने बताई थी कि जो आपको पसंद है वो आपने नहीं करना है, और जो नहीं पसंद है वही करना है। अपने लिए जरूरी है वही करना है, चाहे पसंद हो या नहीं हो। तो इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस करके बताइए सर, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? नहीं क्या करना चाहिए कि हमें काम कौन सा करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो एजेंट के लिए जरूरी क्या है कि लोगों को मिलना सबसे जरूरी है, कस्टमर के बीच जाना जरूरी है, बर्थडे एनिवर्सरी करना, विश करना जरूरी है, रिलेशन मेंटेन करना जरूरी है, प्रेजेंटेशन देना जरूरी है। तो वो काम हमें करना है ना। हमें एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता है सुबह में,
सुबह में 5 बजे उठना हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उठते हैं 5 बजे। एक्सरसाइज करना हमें भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो पूरा दिन हम जो ताकत से जुनून से काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज भी करना पड़ता है, खाना भी अच्छा ही खाना पड़ता है। जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है वो खाना हम नहीं खाएंगे, है ना। भले चाहे वो अच्छा लगता है, गुलाब जामुन अच्छा लगता है, लेकिन नहीं खा पाएंगे हम, है ना। फ्रूट हमें खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन खाना पड़ेगा, है ना। पानी पूरी हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन हम नहीं खा पाएंगे, क्योंकि हेल्थ का भी देखना है। और दूसरी चीज, कई बार एजेंट क्या करता है, जो छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को कभी ऊपर नहीं उठने देती है। वो मैं बोला, उसके लिए मैं बताता हूं कि एजेंट को प्रीमियम पॉइंट मिला है, 10 रुपए का रसीद काटने के लिए बैठ जाता है। उसको लगता है कि मेरे को 10 रुपया छापने का LIC ने मशीन दे दिया, ये काम हमारा नहीं है ना। हमारी सोच 10 रुपये का नहीं है, हमारा सोच यह है कि प्रीमियम रसीद हम यहां से देते हैं, कस्टमर आएगा, वॉकिंग क्लाइंट आएगा प्रीमियम भरने के लिए, तो हम उसको इंश्योरेंस दे सकते हैं, है ना, हमें प्रोस्पेक्ट मिलेगा। ये हमारा सोच है। वो प्रीमियम लेना का जिम्मेदारी किसका है? स्टाफ का है। मैं पैसों को छूता नहीं हूं, है ना। ऑफिस में सब लोग प्रीमियम कलेक्ट करता है, सब ऑफिस का प्रीमियम इकट्ठा हो जाता है, बराबर, सब शेड्यूल कंप्लीट हो जाता है, LIC में भर दिया जाता है, दूसरे दिन रसीद फाइल हो जाता है। कभी मैं रसीद भी नहीं देखता हूं, क्योंकि आज नहीं भरा तो कल बंद हो जाएगा, है ना। तो हमारा काम क्या है वो याद रखना पड़ेगा। हमें ऑफिस में नहीं जाना है, LIC ऑफिस में तो जाना ही नहीं है ना। LIC ऑफिस में जाएंगे, क्या करेंगे? उधर जाके प्रीमियम की लाइन में खड़े रहेंगे, रिवाइवल के लिए खड़े रहेंगे, लोन के लिए चक्कर काटेंगे। ये सब काम हमारा नहीं है, ये सब काम हमारे स्टाफ का है। LIC में कब जाना है? LIC में महीने में एक बार जाओ, 2 महीने में एक बार जाओ, है ना। जाओ तो सबके मिलके आओ, सबके साथ रिलेशन बनाओ, ब्रांच मैनेजर सबके साथ बैठ के आओ, है ना। हमें छोटे छोटे काम जो लोग कर सकते हैं, आज कितना बेकारी है, सब लोगों को आज रोजगार नहीं मिल रहा है, सब लोग सुसाइड कर रहा है, तो दो ना उसको 10, 15, 20 हजार रुपया दो। वो टाइम हम मार्केट में यूज करेंगे, इससे ज्यादा पैसा हम कमा लेंगे, है ना। क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, हमारा टाइम पेनी में चला जाएगा। 25 पैसा मिलता है ना, उसमें चला जाएगा, तो हम पाउंड कभी नहीं कमा पाएंगे, है ना। ये सब पेनी वाला काम है, रसीद काटना, रिवाइवल करवाना, LIC में प्रीमियम काउंटर पे खड़े रहना, सर्विसिंग के लिए इधर उधर भागना, ये सब काम हमारा नहीं है। ये सब काम हमारा स्टाफ का है, हमें मैनेज करना है। देखिए, जो भी काम, इतना याद रखिएगा, जो भी काम कोई और कर सकता है ना, वो काम हमें नहीं करना है। हमारा व्यवसाय में जो काम हम करवा सकते हैं वो काम हमें नहीं करना है, जो काम नहीं कर सकते, स्टाफ नहीं कर सकता, वही काम हमें करना है। मैं सिर्फ साइन करता हूं, SV पे साइन करूंगा, मैच्योरिटी पे साइन करूंगा, रिवाइवल पे साइन करूंगा, सब साइन करना काम मेरा है। क्यों? क्योंकि मेरा जिम्मेदारी है, कुछ गलत नहीं हो जाए, है ना। मैं सिर्फ साइन करता हूं, बाकी कुछ रह गया ना, उसमें एक अक्षर भी डालना रह गया तो मैं स्टाफ को बुलाऊंगा, मैं बोला ये रह गया है, बोले साहब आप नहीं कर सकते, मैं बोला मैं आज करूंगा तो कल दूसरा करवाएगा मेरे से, है ना। हमारा काम करवाना है, हमारा जिम्मेदारी करना नहीं है। ओके, थैंक यू सर। हेमंत भाई, और कुछ है आपकी तरफ से? संतोष, किरीट सर हमारे साथ है, तो अच्छा, उनसे रिक्वेस्ट है। किरीट भाई को मैं अनम्यूट करता हूँ। किरीट सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप बात कीजिए। किरीट सर। यस, थैंक यू। ગજેન્દ્રભાઈ કિરીટ શિંગાડા છું, મુંબઈ। નમસ્કાર કિરીટ સિંગાડાજી, થેન્ક કેમ યુ। છો ભાઈ? બસ બિલકુલ મજામાં છું। હિન્દીમાં વાત કરો, આ મિત્રોને પણ સમજણ પડે ને। યસ, તમે જે કહ્યું કે ડેલિગેશનમાં તમે બધું કામ કરો છો, તમારી સેલેરી કેટલી છે મહિનાની? મારે એક સ્ટાફની સેલરી 25,000 રૂપિયા છે, પછી વર્ક વાઇઝ છે 20,000 છે, 15,000 છે, 11,000 છે। ટોટલ મહિનાની સેલેરી કેટલી? મહિનાની ટોટલ સેલરી 2 લાખ રૂપિયા જાય છે। બરાબર છે। એટલે આપણા એજન્ટોને હું પણ ઘણી વખત, मैं भी बहुत बार कहता हूँ कि खर्चा करने में कमजोरी नहीं दिखाओ। अगर कमाई बढ़ानी है तो खर्चे पे वो कंजूसाई मत करो। हम लोग ज्यादातर मेहनत है वो पैसा बचाने में बहुत करते, कमाने में कम करते। तो आपका भी यही सिद्धांत है कि कैसे? जरा थोड़ा लाइट दीजिए उसमें। हाँ, मैं चाहता हूं कि देखिए, हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम खर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर 2 लाख रुपया वहां हम डाल रहे हैं तो आज हम 2 करोड़ रुपया कमा रहे हैं ना सालाना।
है ना। अगर देखिए 100% जेब में पैसा कभी नहीं जाने वाला है, 30% पैसा खर्चे में जाएगा, 30% पैसा सरकार ले जाएगी और 30% पैसा ही हमारे जेब में जाने वाला है। एग्जैक्टली 100% पैसा लेने के लिए जाएंगे, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। यस ये वेरी सर गुड 90% हो गया, 30% गवर्नमेंट, 33%, सॉरी 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 33%। ओके, थैंक यू सर। यस वेरी गुड सिंगाड़ा जी, हाँ जी मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। अरे थैंक यू मैं आपके वो फेस्टिवल ग्रीटिंग्स कार्ड सब मैं आपके पास से किट मंगवा के मैं सब कस्टमर को भेजता था पहले। यस आपका वीडियो भी मैं बहुत सुन चुका हूँ, मैं आपको मिल भी चुका हूँ। यस मुझे याद है हाँ मुझे सर, थैंक यू किरीट भाई हमारे सितारे इंडस्ट्री के हीरो है हमारे, हमारे लिए तो रोल सब मॉडल उनके है। फैन है। हाँ, सब रोल सब मॉडल है उनके हमारे फैन, लिए। रोल मॉडल है सर, बढ़िया। थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू welcome. थैंक यू। सिंगाड़ा सर थोड़ा सा आईपीओ के बारे में बात करेंगे। अभी एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, तो इसका हम इनकैश कैसा कर सकते हैं? जैसे कि अभी आईपीओ तो समझो पोस्टपोन होने का चांसेस में भी है, तो हम इससे पॉलिसी अभी मार्च चल रहा है और मार्च में आईपीओ आएगा, तो लोग क्या बोलते हैं कि हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना है। थोड़ा सा हमारा जो अभी मैं फील्ड पे काम कर रहा हूँ, तो आप वो ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं कि मुझे आईपीओ में? संतोष जी, जो मेरा मानना है ना, मेरा मानना है, सबका अलग अलग मानना रहेगा। मेरा करेक्ट, क्लाइंट बेस के हिसाब से जो मेरा मानना है, तो मैं उसको ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बराबर क्योंकि हार्डली 2% क्लाइंट ऐसे होंगे जिसके पास डीमेट अकाउंट है ना। बराबर तो हमने सबको इंटीमेशन दे दिया, इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे आईपीओ आने वाला है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके लिए जरूरी जो भी एलआईसी भी दे रही है कि भाई डीमेट होना चाहिए और पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, तो हमने ये सब मैसेज दे दिया। लेकिन हम देखिए कई सारे इसमें रिस्ट्रिक्शन भी है। मान लो कि अगर आईपीओ डिले नहीं होता है और अभी आता है, तो ऐसा नहीं कि 2100 में ही खुलेगा, 2000 में ही खुलेगा, 2500 में खुलेगा, वो भी चांस है, और 1800 में खुले के चांस भी है। बराबर कई सारे आईपीओ ऐसे हैं जो नेगेटिव में खुले हैं। तो ये शेयर बाजार है, ये मार्केट रिस्क है। वो जो उनको समझता है ना, तो उनको ही इसमें गिरना चाहिए। अच्छा है कि इन्वेस्टर के लिए अच्छा भी है, प्लस भी है, लेकिन जो अभी मार्केट जो जिस हिसाब से है, इसलिए गवर्नमेंट भी सोच रही है कि इसको नेक्स्ट फिजिकल में ही लाया जाए। अब ये जो एटमॉस्फेयर बना है ना, उसमें मैं ज्यादा ये नहीं करता हूं। इससे तो अच्छा है कि ओपन मार्केट से खरीद लो। दूसरा, जो छोटे छोटे क्लाइंट है जिसका डीमेट अकाउंट है या अभी खुलवा रहे हैं, वो लोग ट्रांजेक्शन नहीं करने वाले हैं। वो 5-7 शेयर डाल के पैसे ही पड़ा रहने वाला है। फिर क्या होगा, वो डीमेट का चार्जेस कटा जाएगा, तो वो बेचारे को पता भी नहीं है। कई कस्टमर पूछते हैं ये डीमेट अकाउंट क्या रहता है ना। बराबर तो जानबूझ के उसको ये मार्केट में डालने जैसा लगता है। जो इसको समझता है उसके लिए बराबर है, वरना इसको एनकेस किया जाए ऐसा कुछ नहीं लग रहा है अभी फिलहाल। तो एक टाइम था, फरवरी में ऐसा लगता था, लेकिन अभी एनकेस करने जैसा टाइम लगा। इसलिए एलआईसी ने भी एडवर्टाइजमेंट करना बंद करवाया। एलआईसी इंस्ट्रक्शन दे रही है अभी सबको, बोल रही है कि आप उसको एनकेस मत करो, उसको मार्केट मत करो, है ना। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक आखिरी क्वेश्चन के साथ आज हम रुक जाएंगे। तो ये आखिरी क्वेश्चन है कि आपने अभी तक कन्वेंशनल प्लान में सबसे बड़ा प्रीमियम या सबसे बड़ा पॉलिसी कैसे किया, थोड़ा सा वो बताइए। मैंने 16 लाख रुपया प्रीमियम, जैसे मैंने 16 लाख का पॉलिसी लिया मेरा खुद का, 2 करोड़ का 945.15। तो मेरे 2-4 यार है, उनको मैंने बताया कि देख मैंने ये पॉलिसी लिया है और मैं आपको भी रेकमेंड करता हूं कि आपको भी ये लेना चाहिए। मेरा दिखा, दूसरे मीटिंग में बोले मैं देख लेता हूं मेरा फंडिंग। दूसरी मीटिंग में उन्होंने फाइनल कर लिया 16 लाख रुपया प्रीमियम। और उनके पार्टनर को मैं बोला उनका भी लेना है, तो बोले यार वो मेरा 40% का पार्टनर, मैं 60% का हूं, तो उनसे इतना प्रीमियम नहीं हो पाएगा। तो मैंने बोला थोड़ा कम होगा, तो बोले फंडिंग का प्रॉब्लम है। तो फिर भी वो 12 लाख रुपया प्रीमियम उनके पार्टनर का भी लिया था। अभी ये दोनों पार्टियां अभी 40 लाख रुपया तक प्रीमियम भर रही है। ग्रेट। लेकिन ये रिलेशनशिप बिका है और डेमोस्ट्रेटिव मार्केटिंग हुआ है जो मैंने लिया है। जब हम लेते हैं ना, तो कस्टमर को, हमें तो ट्रस्ट बैठता ही है, कस्टमर को भी ट्रस्ट बैठता है।
हम आज सब हमारे एजेंट का प्रॉब्लम क्या है कि हम सबको बोलते रहते हैं कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी बीवी को ये होगा उसको होगा, और हमारी बीवी का ही हम नहीं देख रहे हैं। कई एजेंट है हमारे कि उसका खुद का प्रॉपर इंश्योरेंस ही नहीं है। कई एजेंट अभी एक्सपायर हुए कोविड में, हमने पता है कितना उसका इंश्योरेंस था। तो हम पहले खुद प्रोटेक्ट हुए, खुद अच्छा सा हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग करें, तो हम दिल से बात कर पाएंगे किसी को, और जब दिल से बात निकलेगी तो दिल को छुएगी और रिजल्ट मिलेगा आपको। थैंक यू सर, बहुत अच्छा वर्ड बताया आपने। हम Most अपने welcome. बीवी का नहीं सोचते, दूसरों को बीवी की केयर करते हैं। तो Yes. हमें थोड़ा अपने बीवी का भी केयर करना है। और हम अगर वो पॉलिसी आप जैसा दिखाते जो ये थोड़ी मैंने कड़वी बात है लेकिन ये वास्तविकता है, मैं कई एजेंट का वास्तविक, देख रहा हूँ। ये पुणे में भी 2-3 केस हुआ है सर। जो एजेंट का डेथ हुआ उनका कुछ भी पॉलिसी नहीं था। बहुत मैं जब कोई दोस्तों से मिलता हूँ, कोई ट्रेनिंग में जाता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ कि आपको एचएल भी पता है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, तो पहला खुद का इंश्योरेंस करवाओ। जो भी पॉलिसी करना है, टर्म इंश्योरेंस करो, जीवन लक्ष्य करो, जो भी कवर लेना है, लेकिन पहले खुद का लो। और बिल्कुल। वो उसके बाद आप लोगों का केयर करो। जब तक आपको समझेगा नहीं, जब तक आप खरीदेंगे नहीं, तो आप लोगों को बेच नहीं पाएंगे। कोई ट्रेनर से आप जैसे सीखा था, बहुत अच्छा लगा आपका। मैं काफी यूट्यूब पे जो सेशन रहता है, एलआईसी भी आपके सेशन रखते हैं थैंक यू। जूम के ऊपर, तो मैं हाँ। 1-1.5 साल से आपका बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ। अरे क्योंकि थैंक यू आपका जो थैंक यू काम संतोष है, जी। आप ऑल इंडिया में प्रीमियम बेसिस पे फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे नंबर 1 है। थैंक और यू। सबसे बड़ी बात क्या है ना, जैसे हम डेवलपमेंट ऑफिसर गुरुजी रहते हैं, तो एसबीआई गुरु रहते हैं, वैसे आप भी एक बड़ा रोल मॉडल है लोगों के लिए। जो थैंक यू आपने सो मच। लास्ट ईयर में सर 16 एमडीआरटी, 2 सीओटी और 2 डबल एमडीआरटी, तो लगभग 6 और 2 4 8 16 और 8 24 एमडीआरटी क्रिएट किए, जो आप थैंक खुद यू। के साथ साथ इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो मैं मिशन 508 की तरफ से आज के लगभग ये लाइव सेशन में 605 लोग जुड़ गए थे थैंक मैक्सिमम। यू। उनकी तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। ये आपका वीडियो यूट्यूब पे भी आपकी परमिशन से हम लोड करेंगे, तो नहीं नहीं, नो आपसे प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू। और अगले सेशन में हमारे साथ रहेंगे परभणी से, 1 मिनट सर मैं मेरे उनका, यार है सतीश जवर, सतीश झंवर और सर बड़े रहेंगे। ब्रांचेस टीओटी कॉर्पोरेट टीओटी, गवर्नेंस। हाँ। तो जनवर। आप सतीश भी, जवर। हाँ, सतीश जी झंवर साहब है, जो बहुत बड़ा पॉलिसी बेचे लास्ट ईयर में हाँ। जीवन उमंग का। अभी आपने जैसा शेयर किया कि पूरा मार्केट जीवन उमंग का है। अब अगर हम लोग जीवन उमंग का 1-1 लाख का 24 पॉलिसी या 10,000 महीने का 20 पॉलिसी भी करते हैं, तो हमारा एमडीआरटी बहुत आसान है। बहुत आसान। 28 दिन का जो सब्जेक्ट था आपने वो 15 दिन में खत्म कर दिया, कि 15 दिन में भी एमडीआरटी कर सकते, दिन के एक पॉलिसी 1 लाख का प्रीमियम भी करते, तो वो हिसाब से काम करेंगे तो भी हमारा एमडीआरटी आसानी से हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा आपका अचीवमेंट देखता हूँ, बहुत ग्रेट फील होता है। आप इसके चेयरमैन भी है अपना सिलिया के यूनिट के, सिलिया मेंबर के। तो सीडब्ल्यू टीटीटी प्लेटफॉर्म का मैं ऑल इंडिया चेयरमैन हूँ। ऑल इंडिया चेयरमैन है, तो उसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहूंगा। थैंक यू। और आपका, मैं एक ग्रुप में भी हूँ, तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते। तो आप एजेंट कम्युनिटी के लिए जो आपने आज का आपका इम्पोर्टेंट 2 घंटा दिया, उसके लिए मैं मिशन 508 की तरफ से आदरणीय गुरुजी सीतारामन जी सर, हेमंत भाई, हमारे विजय जी शिंदे सर, सबकी तरफ से, हमारे ब्रांच मैनेजर महेश मेश्राम सर और डेवलपमेंट ऑफिसर एसबीआई श्री रमेश बीजापुर सर, सबकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी और मच। यहाँ पे ये सेशन हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, जय हिंद गुड सर। नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हम्म. दीदीला सांगू का?